Assalamualaikum student. This is our lecture number 7. We have already started our new chapter, gastrointestinal absorption. According to our course plan, we started gastrointestinal absorption, forces that help in transmembrane movement, anatomical and physiological factor influencing the absorption of drug. अच्छा, आपको हमने बुक बता दी थी. बुक हमारी है अप्लाइड फार्मास्यूटिक्स and pharmacokinetics by Lew Charger, 7th edition, already provided to you on WhatsApp group with the help of your class CR and GR. हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए यकीनन ज़रूरी है कि हम आपको पहले इसके डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएं, जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया. फिर हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ, नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. हमने आपको नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन बताई. अब हम आपको डिफरेंट पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बताने वाले हैं. इसके अंदर कितने तरह का मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इसको बेहतर अंदाज से समझने के लिए हम आपको बता दें कि ड्रग मॉलिक्यूल कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय टू वे, पैसिव डिफ्यूजन एंड प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. उसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. ये बात एक कयास है कि जो लिपोफिलिक ड्रग होती हैं वो पास हो जाती हैं या वो क्रॉस कर लेती हैं लिपिड बाइपोलर लेयर को, जबकि उनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो और वो लिपोफिलिक इन नेचर हो. तो उनके लिए ये बहुत ही आसानी की बात है कि वो ये जो बाइपोलर लेयर है आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर, इसको इजीली पास कर लेती हैं या उसमें से पास हो जाती हैं, गुजर जाती हैं. अगर हम बात करें पैसिव डिफ्यूजन की, तो ये पैसिव डिफ्यूजन क्या चीज है? पैसिव डिफ्यूजन इज अ ड्रग which have a low molecular weight and a lipophilic. The lipid cell membrane is not a barrier to the drug diffusion and absorption. Passive diffusion एक प्रोसेस है जिसकी मदद से वो मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूज हो जाते हैं from a higher concentration to a lower concentration, जो कि स्मॉलर इन साइज हो, लिपोफिलिक इन नेचर हो. उनके लिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है, बाइपोलर लिपिड लेयर है, ये कोई चीज नहीं रखी, ये इजीली उसमें से गो थ्रू हो जाते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. हायर कंसंट्रेशन यकीनन गट के अंदर होगी जहाँ पे कि ड्रग फॉर्मुलेशन आई है और लिबरेट हो रही है, कंसंट्रेशन ज़्यादा. प्लाज्मा या ब्लड जहाँ पे कि अभी उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन का अमल यकीनन उस गट के अंदर से अब वो ब्लड की तरफ जा रहा है. तो पैसिव डिफ्यूजन क्या है? कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का फ्लो है. मॉलिक्यूल क्या है? वो एक ड्रग है. आप इस फिगर 14.4 के अंदर आसानी देख सकते हैं कि किस तरह से ये हायर कंसंट्रेशन गट में है और यहाँ से ये मेम्ब्रेन से क्रॉस होके ये लोअर कंसंट्रेशन. लोअर कंसंट्रेशन का मतलब है कि अब वो कहाँ जा रही है? वो अब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है. और जैसे कि आपको बताया गया कि ये ड्रग की जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव करते हैं फॉरवर्ड एंड बैक
across the membrane. तो अगर दोनों तरफ की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो यकीनन वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, मगर अगर उसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है तो फिर क्या होगा? रिजल्टिंग इन नो नेट ट्रांसफर ऑफ ड्रग। अब ड्रग ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छा, आप इस डिफ्यूजन को इस फिगर 14.4 से आसानी देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ ट्रांसफर जिसको उन्होंने कहा है कि फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। ये वेक्टर से उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है ताकि वो उसकी डायरेक्शन बता सकें। और फिर the tendency of the molecule to move in all the direction is natural because molecule possesses kinetic energy and constantly collide with each other in space. यानी कि हम अभी कह सकते हैं कि पैसिव डिफ्यूजन जो है वो इज द मोस्ट या फिर मेजर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ द मोस्ट ड्रग्स। The driving force for passive diffusion is higher drug concentration, typically on the mucosal side compared to the blood, as in the case of the oral drug absorption। जैसे पूरा सिनेरियो हमने आपसे अभी डिस्कस किया। तो चले फिर अब हम इसके ऊपर फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई कर लेते हैं पैसिव डिफ्यूजन के ऊपर। साइंटिस्ट फिक्स कहते हैं अपने लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अंदर कि ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर ड्रग कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो ड्रग कंसंट्रेशन। अब आप इस इक्वेशन 14.1 के अंदर आसानी देख सकते हैं कि जहां पे डी क्यू अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, अब इसमें डी जो है वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ए जो है सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन है कि जहाँ पे कि ये डिफ्यूजन का फिनोमेना अकर हो रहा है, के जो है वो लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग है इन द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये तमाम ड्रग का अलग अलग होता है। यहाँ पर हमें देखेंगे कि किसका क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका डिफ्यूजन रेट ऑफ या पैसिव डिफ्यूजन कैलकुलेट होगा। डी आपको बता दिया डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ए बता दिया सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, के इज द लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ अ ड्रग इन अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल द ड्रग परमिएशन। अच्छा, इसमें एच जो है, एच मेम्ब्रेन की थिकनेस है कि आया जिस जगह ये एब्जॉर्ब हो रहा है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में उसकी थिकनेस क्या है। और ये जो कंसंट्रेशन जी आई माइनस जी पी है, तो ये द डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड इन द प्लाज्मा। जी आई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड पी द प्लाज्मा। तो हम डिफरेंस देखेंगे ना, हायर टू द लोअर। द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डी इज द कांस्टेंट फॉर each drug and E is defined as the amount of a drug that diffused across the membrane of a given unit area per time when the concentration gradient is unity. The dimension of the D are area per unit time, for example centimeter square per second, because D diffusion coefficient, A area, K क्या है भाई, लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट है, और H height are constant under the usual condition of absorption. A combined constant P or the permeability coefficient may be defined. तो हम इन सब को कांस्टेंट अगर सपोज करें तो इनका परमिएशन कोफिशिएंट बन जाएगा डी ए के अपॉन एच, डी ए के अपॉन एच। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रग की कंसेंट्रेशन इन द प्लाज्मा जिसको हम सीपी कह रहे हैं इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू दी ड्रग कंसेंट्रेशन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जीआई। तो if the Cp is negligible and P is
substituted into the equation 14.1, the following relationship of the Fick's law is obtained. So dq upon dt is equal to P, permeability coefficient, is multiplied by concentration in the GI. In this case, जबकि हमने कह दिया कि concentration प्लाज्मा के अंदर अब negligible है. Equation 14.3 is an expression of first order process. जनरली होता यही है कि जो एक्स्ट्रावेस्कुलर एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की, वो फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन को प्रोसेस करती है. वजह यही है कि बिकॉज द लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन concentration in gastrointestinal tract and concentration in plasma, the rate of drug absorption is usually more rapid than the rate of drug elimination. इसका मतलब ये हुआ कि many drugs have both the lipophilic and hydrophilic chemical substituent. So those drugs that are more lipid soluble tend to traverse the cell membrane more easily than the less lipid soluble or more water soluble molecule. इसका मतलब यही हुआ कि वो ड्रग जो कि बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन से ट्रैवल करेंगी ईजिली उनके मुकाबले में जो कि लेस लिपिड सॉल्युबल हैं. अच्छा, तो हम पहले पीएच फैक्टर्स को भी कंसीडर कर लेते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के दायरे कार में. Drug that act as a weak electrolyte such as weak acid or weak bases. ड्रग्स अमूमन या तो वीक एसिडिक या वीक बेसिक की फॉर्म में होती हैं, तो उनकी जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है वो इन्फ्लुएंस करती है ड्रग डिफ्यूजनल परमिएबिलिटी. बात समझ में आ गई आपकी? उनकी जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है वो एक्चुअली में डिफाइन करेगा कि ड्रग की डिफ्यूजनल परमिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए. और हमें ये बात भी पता है कि जो आयोनाइज स्पीशी होती हैं ड्रग की वो कंटेन करती हैं चार्ज और वो मोर वाटर सॉल्युबल होती हैं एज कंपेयर टू नॉन आयोनाइज स्पीशी ऑफ द ड्रग जो कि लिपिड सॉल्युबल होती हैं. तो अब हम ये कह सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल डिपेंड on both the pK of the drug, pK कितनी है ड्रग की, और pH of the medium in which the drug is dissolved. Henderson and Hasselbalch used to follow the expression pertaining to weak acid and weak base to describe the relationship between pK and pH. For the weak acids, you can see the equation 14.4, and for weak bases, you can see the equation of 14.5. यानी कि हम कह सकते हैं कि most of the drug are weak acid or weak bases. इसके अलावा जो ionization of a drug may markedly reduce their ability to permeate the membrane. Number 3, the degree of the ionization of a drug is determined by the sounding pH and their pKa. यानी कि अब हम कह सकते हैं कि एसिडिक ड्रग आर एब्जॉर्ब्ड आर लार्जली इन unionized in stomach and absorbed faster while basic drugs are absorbed in intestine. यानी कि एसिडिक ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होंगी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में स्टमक में और इनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, तबकि बेसिक ड्रग की एब्जॉर्प्शन फास्टर हो जाएगी इंटेस्टाइन के अंदर. According to the pH partition hypothesis, if the pH on one side of the cell membrane differ from the pH of the other side of the membrane, then number 1, the drug, अब चाहे वो weak acidic हो या weak base हो, will ionize to different degree on respective side of the membrane. Number 2,
the total drug concentration, ionized plus unionized drug on either side of the membrane will be unequal. Or number three, the compartment in which the drug is more highly ionized will contain the greater total drug concentration. For this reason, a weak acidic, जैसे कि salicylic acid, will be rapidly absorbed from the stomach at the pH of 1.2. stomach की pH 1.2 होती है. तबकि whereas the weak base, अब जैसे quinidine, will be poorly absorbed from the stomach, क्योंकि उसकी जो pH है वो basic है. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट, हमने पैसिव डिफ्यूजन को आपको समझाया. उसमें फिर हमने आपको बताया कि किस तरह से ड्रग की कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन्फ्लुएंस करती है एब्जॉर्प्शन पे. फिर हमने आपसे डिस्कस किया पीएच फैक्टर को. मगर इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग की कंसंट्रेशन ऑन ईदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. अब वो क्या चीज है? वो पर्टिकुलरली कोई एफिनिटी ऑफ अ ड्रग फॉर अ टिश्यू कंपोनेंट which prevent the drug from moving freely back across the cell membrane. इसका मतलब तो यही हुआ कि कुछ ड्रग एफिनिटी रखती हैं some particular type of the tissue component. अब वो जब उनसे बाउंड हो रही हैं मतलब क्रॉस होने के लिए, तो यकीनन उनकी जो मूवमेंट, जो फ्रीली मूवमेंट जो हमने देखी थी, वो वैसी नहीं रहेगी. जैसे कि in case of dicumarol bind to the plasma protein and digoxin bind to the tissue protein. In each case, the protein-bound drug does not move freely across the cell membrane. अब जब ड्रग, चाहे वो डिजॉक्सिन हो या फिर डाइक्यूमेरॉल हो, वो अगर बाइंड हो जाएगी प्लाज्मा प्रोटीन से, तो वो इजीली या फ्रीली वो क्रॉस नहीं करेगी सेल मेम्ब्रेन को. इसके अलावा ड्रग्स सच एज क्लोराइड are very lipid soluble and will partition into adipose tissue. एडिपोज टिश्यू जो फैटी टिश्यूज होते हैं. इस ड्रग की खास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखता है किसके लिए? एडिपोज टिश्यू के लिए. और ये बहुत ही ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल इन नेचर है. इसके अलावा बहुत ही मोस्ट कॉमन टेट्रासाइक्लिन might form a complex with the calcium in the bone and the teeth. ये तो हमने बहुत पुरानी एग्जाम्पल है कि टेट्रासाइक्लिन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है विद कैल्शियम. जैसे कि टेट्रासाइक्लिन जो लोग लेते हैं तो उनकी अगर मिल्क के साथ रिएक्शन है तो डी कलर हो जाते थे. तो अ ड्रग में कंसंट्रेट इन अ टिश्यू ड्यू टू सम एफिनिटी. तो होता क्या है, वो उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो आयोडाइड है, वो थायराइड टिश्यूज के साथ ही उसका कॉम्बिनेशन है. इसका पोटेशियम इन द इंट्रा सेल्यूलर वाटर. और इसके अलावा कैटेकोलामाइन इनटू एड्रिनर्जिक स्टोरेज साइट. Such drug may have higher total drug concentration on the site where the binding occurs. Yet the free drug concentration that diffuse across the cell membrane will be the same on the both sides of the membrane. इसका तो मतलब यही हुआ कि जो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन है जो कि डिफ्यूज हो रही है सेल मेम्ब्रेन में, वो दोनों तरफ एक जैसी होगी कंसंट्रेशन. Theoretically, a lipophilic drug may either pass through the cell or go around it. अगर ड्रग
हैज़ अ लो मॉलिक्यूलर वेट और वो लिपोफिलिक भी है, तो जो ड्रग की सेल मेम्ब्रेन है वो उसके लिए will not be a barrier to drug diffusion and absorption. In the intestine, drug and other molecules go through the intestinal epithelial cell by either diffusion या फिर वो कोई कैरियर मीडिएटेड मैकेनिज्म से क्रॉस करेंगे. तो numerous specialized carrier mediated transport system are present in the body, especially in the intestine, for the absorption of iron and nutrient required by the body. ये तो हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट और आयन की एब्जॉर्प्शन है वो हमारे इंटेस्टाइन से हो रही होती है. तो वहाँ पर किसी किस्म के स्पेशलाइज्ड कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. वो क्या है हम आपको इनके बारे में बताते हैं. मगर पहले ये जानना जरूरी है कि ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोसेस क्या चीज़ है. कैरियर मीडिएटेड transmembrane process involve specific membrane transport protein known as drug transporters or a carrier या specific for the subject. ये तमाम मेडिसिन के लिए डिफरेंट हो सकते हैं. इसके अलावा ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं इन ट्रांसपोर्टर से, translocate across the membrane and then release on other side of the membrane. ये जस्ट कैरियर होते हैं इसलिए ये इनको एडहेयर करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं और दूसरी साइड पे जाके रिलीज कर देते हैं. ये स्पेसिफिक होते हैं ड्रग के लिए, इनकी क्वालिटी के ये सैचुरेबल हैं और समटाइम इनहिबिटेबल भी हैं. डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ये फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोसेस भी हो सकता है. इनमें आपको बताया था कि प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो फैसिलिटेटेड होती है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? Active transport is the carrier-mediated transmembrane process that play an important role in the gastrointestinal absorption as well as in the renal and biliary secretion of many drugs and metabolite. जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता दी गई है 5-फ्लोरोयूरेसिल. अच्छा, क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के? Number 8, ability to transport the drug against a concentration gradient. Against a concentration, हमने पैसेज में लिखा था higher to the lower, but यहाँ पर ये against a concentration gradient, that is the region of a low drug concentration to the region of the high drug concentration है. Number 2, energy consuming. उसमें एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड थी, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसके अलावा रिक्वायर्ड अ कैरियर, चूंकि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है तो यकीनन रिक्वायर्ड अ कैरियर दैट बाइंड द ड्रग टू फॉर्म अ कैरियर ड्रग कॉम्प्लेक्स. आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से जीआई ल्यूमेन के अंदर ड्रग है लिबरेट हुई, वो किसी कैरियर के साथ बाइंड हुई. इस बाइंड होने के बाद किस तरह से वो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल के अंदर उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर वो ब्लड के उसमें मेम्ब्रेन से पास हुई और किस तरह से उसने ड्रग को लिबरेट कर दिया. दिस इज द हाइपोथेटिकल कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. मॉलिक्यूल होते हैं कि हाईली सिलेक्टिव होते हैं ड्रग मॉलिक्यूल के लिए. अगर ये ड्रग स्ट्रक्चरली रिजेंबल हो जाए विद अ नेचुरल सब्सट्रैक्ट जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होता है, देन इट इज लाइकली टू बी
effectively transported by the same carrier mechanism. यानी कि ड्रग का और नेचुरल सब्सट्रैक्ट का अगर सिमिलर रिजेम्बलेंस आ जाए तो वो फिर क्या होगा, फिर वो सेम जो कैरियर है वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगी. देयरफॉर द ड्रग ऑफ द सिमिलर स्ट्रक्चर मे compete फॉर द साइट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द कैरियर. तो फिर यकीनन दो चीज़ें जो कि एक ही कैरियर को वो कर रही हो, कंपैटिबल हो रही हो, तो उनके दरमियान में एक जंग सी हो जाएगी कि कौन इसको उससे अडहेर होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ड्रग ऑफ द सिमिलर स्ट्रक्चर में compete फॉर द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑन द कैरियर, और बिकॉज अ फिक्स नंबर ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल आर अवेलेबल, तो क्या होगा, जो तमाम बाइंडिंग साइट है कैरियर की वो सैचुरेटेड हो जाएंगी. और इफ द ड्रग कंसंट्रेशन गेट वेरी हाई, कोई एक उसमें से कंसंट्रेशन फिर ज्यादा होने के चांसेस हैं. अब हम सेकेंड टाइप ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं. क्या है वो? नंबर 2, facilitated diffusion. Facilitated diffusion क्या है? Is also a carrier mediated transport system. Differ from the active transport in that क्या चीज है जो कि डिफर करता है? The drug move along a concentration gradient. Concentration gradient moving from a region of a high drug concentration to a region of a low drug concentration. जैसे कि पैसेज में होता था, मगर ये उससे डिफरेंट है क्योंकि इसमें कैरियर को यूज हो रहा है. Therefore, this system does not require energy. इसमें फिर एनर्जी भी नहीं चाहिए. However, because this system is carrier mediated, जैसे कि हमने बता दिया कि कैरियर मीडिएटेड है तो यकीनन कैरियर चाहिए, और कैरियर है तो वो कुछ सैचुरेबल होगा एंड स्ट्रक्चरली सिलेक्टिव भी होगा फॉर द ड्रग, और वो कुछ शो भी करेगा कॉम्पिटिशन काइनेटिक फॉर द ड्रग ऑफ द सिमिलर स्ट्रक्चर. जैसे कि हमने पहले बात कर लिया कि सिमिलर स्ट्रक्चर की दो ड्रग आ जाती है तो वो यकीनन कम्पीट करेंगी. In terms of drug absorption, facilitated diffusion seem to play a very minor role. इसका रोल कम है इन GI absorption के अंदर, but है. Various carrier-mediated systems are present at the intestinal brush border and basolateral membrane for the absorption of specific ion and nutrient essential for the body. दोनों तरह के मैकेनिज्म होते हैं, इनफ्लक्स भी होता है, इफ्लक्स भी होता है. ट्रांसपोर्टर्स they are presented in the brush border and basolateral membrane that will increase the drug absorption, जिसको हम कहें influx transporters, and decrease the drug absorption, जिसको हम कहते हैं efflux transporter. अभी तक कोई more than the 400 membrane transporters डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, और इनको दो मेजर सुपर फैमिलीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. नंबर 1 is the ATP binding cassette transporters है, ABC सुपर फैमिली, जिसे हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. और दूसरी है सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर, SLC, या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इनमें से बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स तो अभी तक क्लोन भी हो चुके हैं और इनको कैरेक्टराइज भी किया जा चुका है और लोकलाइज भी कर चुके हैं इन द ह्यूमन बॉडी के जीआईटी ट्रैक के अंदर. जीआई के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट की दो तरीके बताए हमने, एक पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा एक्टिव. फिर एक्टिव पे हमारे उनकी सब डिविजन थी, मगर इसके अलावा भी और दूसरे फिनोमिना हैं जो कि ड्रग के ट्रांसपोर्ट में मावन है.
वो कौन कौन से और हैं? वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट क्या है? द प्रोसेस ऑफ engulfing particle or dissolved material by the cell। अब इसमें क्या होता है कि सेल खुद ही उसको engulf कर देता है ड्रग को या पार्टिकल्स को अपने अंदर। इसमें भी पिनोसाइटोसिस है और फैगोसाइटोसिस है, अकॉर्डिंग टू द किस तरीके से वो engulf कर रहा है। अब चाहे वो पिनोसाइटोसिस हो या फैगोसाइटोसिस हो, दो तरह के वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट हैं that differ by the type of the material ingested। हम इन दोनों को कैटेगराइज करते हैं उस बेसिस के ऊपर कि किस तरह का जो मॉलिक्यूल है वो इनगल्फ होने जा रहा है। Pinocytosis refer to the engulfment of small solute or fluid। पिनोसाइटोसिस के अंदर सिर्फ स्मॉल सोल्यूट और फ्लूइड को इनगल्फ किया जाएगा, जबकि फैगोसाइटोसिस के अंदर इनगल्फमेंट होगी लार्ज पार्टिकल्स की और आप कह सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की। जनरली इसको कहा जाता है मैक्रोफेज। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस आर द प्रोसेस ऑफ मूविंग specific macromolecule into and out of a cell, or during the pinocytosis, phagocytosis and transcytosis the cell membrane invaginate to surround the material and then engulf the material, incorporating it inside the cell, as you can see in figure 14.11। भाई ये फिगर 14.11 के अंदर आप देखें किस तरह से एक्सोसाइटोसिस का मरहला अमल हो रहा है। पार्टिकल, ड्रग या न्यूट्रिएंट किस तरह से बाहर निकाले जा रहे हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में किस तरह से इनगल्फमेंट हो रही है, पार्टिकल्स को इनगल्फ करके ये इन्होंने वेसिकल बना लिया। अच्छा, ये बर्डिंग है। तो ये डिफरेंट वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। Transcytosis is the process by which the various macromolecules are transported across the interior of the cell। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बड़े जो मॉलिक्यूल हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे अक्रॉस द इंटीरियर ऑफ द सेल्स हैं। In transcytosis, the vesicle fuse with the plasma membrane to release the encapsulated material to other side of the cell। Vesicles are employed to intake the macromolecule on one side of the cell, draw them across the cell, and eject them on the other side। अच्छा, ये जो ट्रांससाइटोसिस का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि जिसको हम वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, ये जो तरीक़ेकार है एब्जॉर्प्शन का, ये अमूमन अप्लाई होता है एडमिनिस्ट्रेड सेबिन पोलियो वैक्सीन के अंदर, और वेरियस लार्ज प्रोटीन ड्रग्स जो होती हैं वो इस तरह से एब्जॉर्ब होती हैं। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोर या कॉन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये किस तरह की ट्रांसपोर्ट होती है? वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज यूरिया, वाटर एंड शुगर आर एबल टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन रैपिडली as if the membrane contains the channel or pore। स्मॉल मॉलिक्यूल ही इनमें से क्रॉस कर सकेंगे इस तरह की ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि वो अमूमन चैनल होते हैं या पोर्स होते हैं जो कि बड़े मॉलिक्यूल को तो नहीं पास कर सकते मगर छोटों को कर सकते हैं। Although such pore have never been directly observed by the microscopy। हम माइक्रोस्कोप से तो खैर इनको नहीं एग्जामिन कर सकते। The model of the drug permeation through the aqueous pore is used to explain the renal excretion of drug and uptake of the drug into the liver। A certain type of protein called the transport protein may
form an open channel across the lipid membrane of the cell, so a small molecule, including the drug, move through the channel by diffusion more rapidly than at the other part of the membrane. एब्जॉर्प्शन के और भी तरीके हैं, किस तरह से होंगे? आयन पेयर फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्रग आर हाईली आयोनाइज्ड और चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, सच एज क्वाटरनरी नाइट्रोजन कंपाउंड विद एक्सट्रीम पीके वैल्यू, इनकी पीके वैल्यू भी ज्यादा होती है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्रग मेंटेन देयर चार्ज एट ऑल फिजियोलॉजिकल पीएच वैल्यूज। अब वैसे तो बॉडी की डिफरेंट पीएच होती है फ्रॉम माउथ टू द एनल, तो इस के अंदर भी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो अपनी पीके वैल्यू को बरकरार रखते हैं, मतलब उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो स्टेप डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे वो एज इट इज रहती है, एंड पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन poorly,